बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो चुका। चैप्टर की एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज में कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके जवाबात क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट विद रिलेशन टू वाटर एंड आयन अपटेक। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर के बिल्कुल आगाज में यह टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि पौधे के अंदर जड़ बुनियादी अहमियत की हामिल है। ये पौधे को जमीन में दबा के रखती है, पौधे के लिए जमीन से पानी और नमकियात को जज़ब करती है। अगर हम जड़ को काट कर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हमें सेल्स की मुख्तलिफ लेयर्स दिखाई देती हैं। अगर हम उनको एनालाइज करें तो मालूम होता है कि सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मल टिश्यूज की होती है। एपिडर्मिस की लेयर के बढ़े हुए हिस्से यानी एपिडर्मल एक्सटेंशंस से रूट हेयर्स बनते हैं। रूट हेयर्स के बाद रूट की जो आउटर सरफेस है वो एपिडर्मिस की होती है। उसके बाद कॉर्टेक्स की लेयर है, उसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर है, फिर पेरीसाइकिल की लेयर है और सबसे दरमियान में जाइलम होता है। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम एक कंपाउंड टिश्यू की एग्जांपल है और ये दो तरह के सेल्स के मिलने से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम का बुनियादी काम पौधे के लिए जमीन से नमकियात को, पानी को जज़ब करना होता है। ये पानी और नमकियात पौधे में दाखिल होते हैं रूट हेयर्स के जरिए से। रूट हेयर से ये आगे की तरफ मूव करते हैं एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकिल में और जाइलम में। रूट की जाइलम से ये शूट की जाइलम में जाते हैं, शूट की जाइलम से ये लीफ की जाइलम में जाते हैं और इस तरह से पानी और उसमें हलशुदा नमकियात और आयंस पौधा जड़ के जरिए से मिट्टी से जज़ब करता है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 1 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 1। इसमें आपने डायग्राम बी बनानी है, लेबल भी करना है और प्रॉपर हेडिंग्स के साथ इस सवाल का जवाब अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसपायरेशन रिलेशन विद सेल सरफेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पूछी गई है और इसका सेल सरफेस से क्या रिलेशन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से क्या ताल्लुक है। रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके ट्रांसपायरेशन का मतलब पौधे से पत्ते के जरिए स्टोमेटा के रास्ते से पानी का बुखारात की सूरत में खारिज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। ट्रांसपायरेशन के लिए दरकार पानी पौधा जड़ों के जरिए जमीन से लेता है, वो रूट हेयर्स से रूट में आता है और रूट से शूट में जाता है, शूट से लीफ में जाता है और लीफ की एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा के सुराख होते हैं, उनके जरिए से हवा में बुखारात की सूरत खारिज कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का ट्रांसपायरेशन पे गहरा असर होता है। स्टोमेटा ओपन होने पर ट्रांसपायरेशन होती है और अगर स्टोमेटा क्लोज हो तो ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता है। स्टोमेटा दिन के वक्त खुलते हैं। दिन की रोशनी में जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, पोटाशियम आयन गार्ड सेल्स में आते हैं, उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी गार्ड सेल में आते हैं। पानी के मॉलिक्यूल गार्ड सेल पर टर्गर प्रेशर लगाते हैं और गार्ड सेल टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात के औकात में फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाती है, ग्लूकोज ज्यादा होती है, पानी कम होता है, तो ग्लूकोज बाहर निकल जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, वो गार्ड सेल से बाहर आता है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन का अमल रात को रुक जाता है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर 2 और 3 में और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 और 3। सेल सरफेस के साथ क्या रिलेशन है, जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे और ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगी। ये बात भी आपने जहन में रखनी है और इस सवाल के जवाब में मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन का अमल जिसके जरिए पौधे से पानी खारिज होता है
बुखारात की सूरत में पत्ते के स्टोमेटा से निकलता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो रोशनी है जो कि इस पे असरअंदाज होती है, वो टेम्परेचर है जो कि इस पे असरअंदाज होता है, वो सरफेस एरिया है जो कि इस पे असरअंदाज होता है। इसी तरह विंड मूवमेंट है, हवा की रफ्तार है, वो भी इस पे असरअंदाज होती है। हवा में मौजूद नमी भी इस पे असरअंदाज होती है। लाइट की मौजूदगी में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपायरेशन की शरह बढ़ती है। इसी तरह हवा में नमी हो तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है, और इसी तरह से हवा की रफ्तार ज्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाती है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 3 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। आइए डिस्कस करते हैं फर्दर क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अगला सवाल है। चौथा सवाल पूछा गया है, ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल। कमेंट्स कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, वजाहत कीजिए। हमें मालूम है और डिस्कस हो चुका है, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ट्रांसपायरेशन एक मुफीद चीज है। जहां इसके फवायद हैं वहां इसके नुकसानात भी हैं। ट्रांसपायरेशन का फायदा क्या है? ट्रांसपायरेशन के जरिए से जब पौधे के पत्तों से स्टोमेटा के रास्ते से पानी बुखारात की सूरत में खारिज होता है, इसकी वजह से खिंचाव की एक ताकत पैदा होती है जिसे ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। और ट्रांसपायरेशनल पुल की फोर्स वो फोर्स है जो पानी की मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल है। और कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक ट्रांसपायरेशन पुल ही की वजह से पौधे में पानी जड़ों से मूव करता है, तने और पत्ते में आता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर ड्रॉट कंडीशन है, खुश्की के हालात हैं, मौसम में शिद्दत है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पौधे में पानी की कमी है, तो वो पानी जाया होने के इम्कानात मौजूद हैं। एक और फायदा ट्रांसपायरेशन का ये भी है कि जब एवेपोरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन के अमल के जरिए से होती है, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद देती है। ट्रांसपायरेशन का एक और फायदा ये भी है कि इसकी वजह से वाटर मूवमेंट होती है, वाटर हर सेल तक पहुंचता है। सेल के अंदर जब पानी फिल हो जाता है, वो टर्गर प्रेशर लगाता है और पौधे के सेल टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं, उनकी विल्टिंग नहीं होती है। अगर ड्रॉट कंडीशन हो, पानी ट्रांसपायरेशन से ज्यादा जाया होने की सूरत में विल्टिंग और डेसिकेशन का अमल भी हो सकता है। ये तमाम तफसीलात आप लोग लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब में, और हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 3 में। और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, सवाल पूछा गया है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के बारे में बताइए। दरअसल हमें मालूम है, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और डिस्कस भी हो चुका है कि ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए से पौधे में तैयारशुदा खुराक सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। हम डिस्कस कर चुके हैं, सोर्स पौधे के वो ऑर्गन्स हैं जहां पे फूड प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस होने के बाद वो सुक्रोज में तब्दील हो जाती है, सुक्रोज की शक्ल में फ्लोएम के अंदर आती है, लीफ के फ्लोएम से स्टेम के फ्लोएम में आती है, स्टेम के फ्लोएम से रूट के फ्लोएम में जाती है। जैसे ही खुराक सुक्रोज में तब्दील होती है, फ्लोएम में एंटर होती है, तो साथ मौजूद जो एडजेसेंट जाइलम है वहां से पानी के मॉलिक्यूल आते हैं, खुराक में जज़ब हो जाते हैं, खुराक को प्रेशर के साथ बहाते हुए ले जाते हैं सिंक की तरफ, उन रीजन्स की तरफ जहां इनकी जरूरत है, जहां इन्होंने जखीरा होना है, जहां एक्टिव मेटाबॉलिज्म होना है। और उन रीजन्स को हम सिंक कहते हैं। जहां तैयार होती है उन रीजन्स को हम सोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात आप मेंशन कर सकते हैं इस सवाल के जवाब में, और ये सवाल हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 4 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अगला सवाल, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल। डियर स्टूडेंट्स, सवाल पूछा गया है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी से रिलेटेड। सवाल की स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन सवाल का मुद्दा यही है, बताइए कि ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से पौधे में पानी कैसे हरकत करता है। रिकॉल योर मेमोरी,
प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे में कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक ट्रांसपायरेशनल पुल ही वो फोर्स है जो पानी की नकलो हरकत में मदद देती है। ये कोहेरेंट टेंशन थ्योरी बताती है कि पानी के मॉलिक्यूल में आपस में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। पानी के मॉलिक्यूल और जाइलम की दीवारों में एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। पानी के मॉलिक्यूल जब जाइलम में मूव करते हैं जिसका डायमीटर स्मॉल है, वहां टेंशन की फोर्सेस डेवलप होती हैं। ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं ट्रांसपायरेशनल पुल को डेवलप करने में और उसकी वजह से पानी जड़ों से तने और पत्ते तक जाता है। ये तमाम तफसीलात आप मेंशन कर सकते हैं इस सवाल के जवाब में और इनको हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 5 में। इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को पढ़ने के बाद आप लोगों ने सारी तफसीलात को यहां मेंशन नहीं करना। यहां जो चीज मेंशन करनी है वो आपने ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड में पाए जाने वाली मुख्तलिफ अशिया के फंक्शंस को मेंशन करना है। आप लिख सकते हैं ब्लड में ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है, सेल एंड सेल लाइट बॉडीज पाई जाती हैं। ब्लड प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, साल्ट्स होते हैं, इसी तरह गैसेस होती हैं, डाइजेस्टेड फूड होती है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम लिया जा सकता है। आप बता सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल का काम इम्यूनिटी पैदा करना है। आप बता सकते हैं प्लेटलेट्स का काम खून को जमाने में मदद देना है। यहाँ पर चूंकि कंपोनेंट्स के नाम और उनके फंक्शन पूछे गए हैं, इसलिए तमाम डिटेल्स मेंशन करने की बजाय आप कंपोनेंट्स के नाम और उनके फंक्शन लिख सकते हैं। आप प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स के नाम और उनके फंक्शन लिख सकते हैं। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एल्ब्यूमिन ब्लड के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये तफसीलात आप मेंशन कर सकते हैं। इन तमाम तफसीलात को हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 6 एंड 7 में और इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6 एंड 7। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड ग्रुप्स के 29 सिस्टम्स हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक्सेप्टेड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनमें से 2 सिस्टम्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके और वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। रिकॉल कीजिए, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बी कार्ल लैंडस्टीनर ने मुतारिफ करवाया और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कार्ल लैंडस्टीनर ही ने मुतारिफ करवाया। ABO सिस्टम के मुताबिक एंटीजन A और B की मौजूदगी की बुनियाद पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, A, B, O एंड AB। इसी तरह RH एंटीजन की मौजूदगी की बुनियाद पर 2 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 8 एंड 9 में। इस सवाल को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर 8 एंड 9। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया ये 2 ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। रिकॉल योर मेमोरी, डिस्कस हो चुका है, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। इसकी वजह एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल का बनना है। इसकी वजह उन जीन्स में म्यूटेशन का होना है जो कि नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल बनाती हैं। इससे मुतासिरा शख्स का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। इससे मुतासिरा शख्स के ब्लड को रेगुलर बेसिस पे चेंज करना होता है। थैलेसीमिया को एनीमिया भी कहते हैं। थॉमस बी कोले एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस बीमारी से मुतारिफ करवाया। उसके नाम पे इसका नाम कोलेस एनीमिया भी है और इसमें खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन में म्यूटेशन आ जाती है और इसका इलाज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डिजीजेस डिटेल में डिस्कस हो चुकी और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 8। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शन। हम डिस्कस कर चुके हैं खून की नालियों के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। हमें मालूम है ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहा जाता है। आर्टरीज 3 लेयर्स पे मुश्तमिल हैं,
कैपिलरीज एक लेयर पे मुश्तमिल है और वेन्स भी 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। आर्टरीज का काम दिल से खून लाना है, जिस्म को सप्लाई करना है। वेन्स का काम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करना है, दिल तक लेके जाना है। कैपिलरीज का काम टिश्यूज के अंदर ब्लड और बॉडी टिश्यू के दरमियान मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाना है। ये तमाम तफसीलात डिस्कस हो चुकी और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर 12 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड सर्कुलेशन प्लान विद डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी डिस्कस हो चुका, हम समझ चुके हैं आर्टीरियल सिस्टम के बारे में और वेनस सिस्टम के बारे में। हमारे जिस्म में आर्टरीज और वेन्स का नेटवर्क मौजूद है। सबसे बड़ी आर्टरी को एओर्टा कहते हैं, सबसे बड़ी वेन को वेना कावा कहते हैं। आपके सामने पिक्चर मौजूद है, आप इस पिक्चर से एनालाइज कर सकते हैं और हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपके दिल में जब खून आता है तो वो वेन्स के जरिए आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के जरिए आता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो दिल से जाता है फेफड़ों तक, फेफड़ों से वापस आता है दिल की तरफ और दिल से वापस पूरे जिस्म को सप्लाई कर दिया जाता है। दिल की तरफ वेन्स खून लेके आती हैं, दिल से जिस्म की तरफ आर्टरीज खून लेके जाती हैं। अगर हम बात करें डिटेल की तो हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज और वेन्स के जरिए रिब्स के पास ब्लड आता और जाता है। हम डिस्कस कर चुके एओर्टा के जरिए आपके हेड, शोल्डर, आर्म और हैंड्स तक खून आता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि रीनल आर्टरी के जरिए किडनी तक खून आता है, रीनल वेन के जरिए वापस जाता है। इसी तरह हेपेटिक आर्टरी के जरिए लिवर तक खून जाता है, हेपेटिक वेन के जरिए वापस दिल की तरफ आता है। हम डिस्कस कर चुके गोनेडल आर्टरी के जरिए खून गोनेड्स तक जाता है, गोनेडल वेन के जरिए वापस दिल तक आता है। कॉमन इलियक, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और फेमोरल आर्टरीज और वेन्स की बात की जाए, इन सब का काम आपके जिस्म के निचले हिस्सों से, आपकी टांगों से, आपकी पिंडली से, आपके घुटने और टखने और पांव से ऑक्सीजन वाला खून ले करके दिल की तरफ जाना है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून दिल की तरफ लेके जाना है और दिल से ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं और इनको रिवाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 14। इसमें आपने डायग्राम बी बनानी है और इस डायग्राम की मदद से ये डिस्क्राइब करना है कि जनरल बॉडी प्लान क्या है, जिसके बारे में इब्ने नफीस और विलियम हॉर्वे साइंटिस्ट ने हमें बताया था। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, हार्ट में कौन कौन से वॉल्व्स पाए जाते हैं, हार्ट की तरफ आने वाली खून की नालियां कौन सी हैं, हार्ट से निकलने वाली खून की नालियां कौन सी हैं, ये तमाम तफसीलात लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस हो चुकी हैं। इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आज के लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। एक्सरसाइज में दिए गए सवालात इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप इन सवालात को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।